Hello everybody, I'm Pavitra Bhag here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel DKS देश की शिक्षा. Guys, हम लोग ऑलरेडी पहला लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, और आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर, और वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी कर चुके हैं, एक ग्रोथ, एक आपका है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, और फर्दर जो प्रॉपर्टीज है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला जो क्वेश्चंस आता है रिप्रोडक्शन में, आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए. ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसका कुछ यहाँ पे आंसर करेंगे. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा नया ऑर्गेनिज्म बनाना अपने जैसा. मतलब रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ ओन टाइप. अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. उसके बाद हमारा पास आता है दूसरा क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली देखा जाए तो ब्रॉडली दो प्रकार के हैं. एक है बेटा एसेक्सुअल, दूसरा है आपका सेक्सुअल. पहला है आपका एसेक्सुअल, दूसरा है आपका सेक्सुअल. दो प्रकार ब्रॉडली रिप्रोडक्शन दो प्रकार हो गया, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फिर आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमारे है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक टाइगर में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक प्लांट में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा. एक बैक्टीरिया में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको आप बाइनरी फिजन कहते हो. एक ईस्ट में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको आप बॉडिंग कहते हो. एक हाइड्रा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको आप बॉडिंग कहते हो. ठीक है, उसी तरह बहुत सारे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जाकर पहला लेक्चर देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, फिर हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, डू एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ये क्वेश्चन भी, क्या दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं क्या सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं? इसका आंसर है बेटा डेफिनेटली नो. सारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते, सारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते. उसका अगर मैं एग्जांपल दूं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो आपका रिप्रोडक्शन नहीं करते. एक पढ़े थे बेटा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़े थे म्यूल. म्यूल क्या है बेटा? म्यूल वो है जहां पे हम हॉर्स एंड डंकी इन दोनों का फ्यूजन से बनाते हैं म्यूल. इन दोनों का गैमेट को लाकर फ्यूज करा के हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको बोलते हैं म्यूल. और ये जो म्यूल है ये इनफर्टाइल होता है, ये बेबी पैदा नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. दूसरा एग्जांपल है बेटा, और जो दूसरा एक ऑर्गेनिज्म जो कि आपका इनफर्टाइल है, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, वो है आपका वर्कर बी और वर्कर हनी बी कह सकते हो. ये भी आपका क्या है बेटा? इनफर्टाइल है. उसके साथ साथ अगर कुछ ह्यूमन कपल को ले लो, इनफर्टाइल जो होते हैं जिनका बेबी पैदा नहीं हो पाता है, उनको हम कहते हैं बेटा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. ठीक है, तीन एग्जांपल हमने पढ़े थे कि ये तीनों जो है आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, हालांकि ये ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो देन और एक क्वेश्चन आता है, ट्रू रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? हमारे पास ब्रॉडली देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो इनमें से किसको हम ट्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं? इसमें कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसका कारण भी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज यूनिसेलुलर इमोर्टल. क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमर होते हैं? कभी नहीं मरते. सोमाओ इसको हम हाँ कह सकते हैं. जैसे कि मान लो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे एक मैं अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बैक्टीरिया है, मान लो पास एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया मान लो ये बैक्टीरिया हमारा. तो बैक्टीरिया जब बेटा ये डिवाइड करता है, फिजन प्रोसेस से, जब बाइनरी फिजन से जब ये डिवाइड करता है, तो अपने आप को डिवाइड करके नया दो बैक्टीरिया बना लेता है. अपने आप को डिवाइड करके दो नया बैक्टीरिया बना लेता है. देखो, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो अपने आप से ही नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है.
ये जो 2 न्यू डॉटर सेल हैं ये न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बात देखने वाला ये है कि क्या ये बैक्टीरिया मरा, क्या ये बैक्टीरिया मरा? ये बैक्टीरिया तो नहीं मर रहा है, ये तो नया ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये बैक्टीरिया नहीं मर रहा है और ये बैक्टीरिया अभी एग्जिस्ट कर रहा है, कि एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, ना ही एग्जिस्ट कर रहा है ना ही डेथ हो रहा है, तो इसीलिए हम समटाइम इसको इमोर्टल भी कहते हैं। सो कुछ कुछ केसेस में यूनिसेलुलर इमोर्टल होते हैं इसी बेसिस पे, तो इसका आंसर हम दे देंगे बेटा यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कह सकते हैं? ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली नो। कारण क्या है बेटा? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करते तो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग कहते, बट यहाँ पे तो केस उल्टा है। डिफाइनिंग हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। आई होप क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सो आज का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर आने चाहिए, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ व्हाट? ऑब्वियस सी बात है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो केमिकल लेवल से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का बनना, तो केमिकल से बने होते हैं। ये केमिकल्स फिर आपका केमिकल से फिर आपका सेल बनता है, सेल से आपका टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से लेकर आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जनरली केमिकल से बनते हैं। अच्छा, केमिकल से अगर बन रहे हैं, अगर केमिकल से बन रहे हैं तो किस प्रकार के केमिकल, उस केमिकल का नाम क्या है? जैसे कि आपका कार्बन कह सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं, नाइट्रोजन कह सकते हैं, सल्फर कह सकते हैं, फास्फोरस कह सकते हैं, एटसेट्रा। सो ये सारे केमिकल्स को लेकर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कितने प्रकार का मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इनसाइड लिविंग बॉडी? एक लिविंग बॉडी के अंदर कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकते हैं? अगर ह्यूमन का इन जनरल बोलूं मैं तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 5000 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। 5000 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक इन जनरल अगर एक ह्यूमन बीइंग का बात करें। समझ में आ रहा है? ओके। देन आता है हु एग्जिबिट मेटाबॉलिक रिएक्शन? कौन कौन मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं और कौन कौन मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, कैन वी डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम? मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हमारे बॉडी के बाहर मतलब लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है बेटा डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? देखो ये बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मेटाबॉलिज्म को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो लिविंग के अंदर भी कर रहे हैं, नॉन लिविंग के अंदर भी कर रहे हैं, तो इसको डिफाइनिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को हम अभी आगे जाकर सॉल्व करने वाले हैं, तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अभी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड लिविंग सिस्टम। ये हमारे बॉडी में जितना प्रकार का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, सारे केमिकल रिएक्शन को मिला देंगे तो उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या बोले अभी, जितने प्रकार का भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इनसाइड ए लिविंग सिस्टम, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओके, अब देखो बात सीखते हैं, मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के हैं। मेटाबॉलिज्म, चलो एक रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, अगर मान लो आप स्टार्च खाए मतलब आप लोग अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हो, चावल खाते हो, चावल के अंदर स्टार्च होता है,
स्टार्च को ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइलेज, तो वो देता है बेटा ग्लूकोज, वो देता है आपको ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस हुआ स्टार्च टू ग्लूकोज, जो केमिकल रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइलेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अगर मैं इसी का उल्टा प्रोसेस करा दूं, बहुत सारा ग्लूकोज को मिला मिला के अगर हमारा बॉडी स्टार्च बना देता है, स्टार्च बना देता है, तो ये भी बेटा एक केमिकल रिएक्शन है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो एनी केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो तरीके से हो रहा है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। मेटाबॉलिज्म आपका दो तरीके से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, स्टार्च एक आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं। ओके, ठीक उसी तरह ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन को अगर देखोगे, यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, सिंपल मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, ये अपने साथ एक साथ जुड़ के एक चीज बना रहे हैं, दैट इज स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो हमने जो यहाँ पे सीखा, दो चीज सीखा। रिएक्शन आपका दो प्रकार का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, या सिंपल मॉलिक्यूल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ऊपर कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका दो प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। तो इनका नाम क्या है, ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके बारे में सीखेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक सवाल आता है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखो, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इट इज अकरिंग इनसाइड द सेल। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बोल रहा है हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कह पाएंगे, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, इफ, अगर ये आपका सेल के अंदर हो रहा होगा, इफ इट इज अकरिंग इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर हो रहा है तभी जाकर इसको हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर, अदरवाइज इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। मैंने आपको पहले से ही क्वेश्चन पूछा था कि मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते जब तक ये सेल के अंदर नहीं होगा। तो मैं और एक भी क्वेश्चन आपको पूछा था, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम? उसका आंसर भी यस है, हम उसको बाहर कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो वो आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा जब लैब में हो रहा है, बट सेल के अंदर हो रहा है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। आई होप इतना बातें क्लियर होगा आपको। ओके ओके, अब देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के, मेटाबॉलिज्म आपका दो प्रकार के, एक तो आपका कैटाबॉलिज्म है, एक तो आपका कैटाबॉलिज्म है, एक तो आपका एनाबॉलिज्म है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुके हैं। जैसे कि कैटाबॉलिज्म में हमने बात किया, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होके आपका सिंपल मॉलिक्यूल बनाता है। और एनाबॉलिज्म में इसका उल्टा है, यहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल सिंथेसिस करता है, बनाता है, मेक करता है, सिंथेसिस करके आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ओके, इसको हम कैटाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन हो रहा है। अब बेटा एक बात बता दूं आप लोगों को, जहां पे किसी चीज का कैटाबॉलिज्म होता है या ब्रेकडाउन होता है, वहां पे आपका एनर्जी बनता है, वहां पे आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जहां पे किसी चीज को जोड़ के बना रहे हो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और उस प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायर होता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ओके, एंड एनाबॉलिज्म में एनर्जी का रिक्वायर होता है, ठीक है, एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, देखो, जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो, मान लो आपने फूड को इंटेक किया, फूड का क्या करते हो? डाइजेशन करते हो, मतलब ब्रेक करते हो। तो ब्रेक करने से आपको
मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हो कॉम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। तो फूड पहले बेटा आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ एनर्जी बना। अब देखो सिंपल फॉर्म को हम फिर से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं बॉडी के अंदर ही। ये प्रोसेस को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। तो सिंपल सा मतलब ये है बेटा मेटाबॉलिज्म आपका दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल में और एनाबॉलिज्म में आपका सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। और कैटाबॉलिज्म में आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनाबॉलिज्म में आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट कुछ लिखा है, देखो पढ़ते हैं इसको, इस सेंटेंस को। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अभी अभी मैंने बात किया था बेटा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम सेल फ्री सिस्टम में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते। हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है उस रिएक्शन को इन विट्रो परफॉर्म करेंगे। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी, इन विट्रो मतलब बेटा क्या है, लेबोरेटरी, आपके लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी, ओके। लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे तो जो रिएक्शन होगा, वो जो रिएक्शन होगा वो लिविंग रिएक्शन होगा, है कि नहीं। बट कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर कर रहे हैं। कोनिकल फ्लास्क आपका नॉन लिविंग है, जिस चीज में हम कर रहे हैं वो आपका नॉन लिविंग होगा, बट जिस चीज में जो रिएक्शन कर रहे हैं वो आपका होगा लिविंग। समझ में आ रहा है। तो मेटाबॉलिज्म कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि हम इसको लैब में कर रहे हैं तो लैब में करेंगे तो ये नॉन लिविंग हो, सॉरी लैब में करेंगे तो नॉन लिविंग हो जाएगा, सेल के अंदर करेंगे तो लिविंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रिएक्शन भी लिविंग है, ठीक है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते जब ये लैब में हो पाता है। बट अगर हम स्पेसिफाई करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि ये सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसको कहेंगे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप इतना बातें क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलो, अब देखो बात आता है बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता है ना बेटा व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेल से ही बना होता है। जैसे कि सेल है आपका, सेल बहुत सारा सेल मिलकर आपका टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गेन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके द्वारा, सेल के द्वारा। इसीलिए हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा ऑर्गेनिज्म सेल से बना होते हैं। क्या नॉन लिविंग ऑर्गन, नॉन लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स आपका सेल से नहीं बने हैं। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा सेल से बने हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर देख लो, यहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है। टाइगर आपका एनिमल सेल से बना हुआ है, ये आपका एनिमल सेल है, आपका एनिमल सेल है। यहाँ पे प्लांट है और ये प्लांट आपका प्लांट सेल से बना हुआ है। तो प्लांट हो या एनिमल हो, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके, आगे चलते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें हैं, पढ़ लो। ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक सेल या बहुत सारे सेल से बना होता है। एक सेल से अगर बन रहा है उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। जिसका एग्जांपल एक मैं दूंगा तो आपको, एक बैक्टीरिया,
मोर सेल मैनी सेल का एग्जांपल अगर मैं दूं, जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ओके, जितना भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, प्लांट जो दिख रहा है आपको, टाइगर जो भी दिख रहा है आपको, सारा का सारा क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर। ओके, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये बात तो हमने अभी बात किया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, चलो आगे चलो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है बेटा कॉन्शियसनेस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्शियसनेस से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला बात हमें समझना है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बच्चों, अगर हमारे एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहा है, मान लो आपको कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, या कोई पेड़ काट रहा है, या जोर से हवा बह रहा है, या आप कप में गर्म कॉफी पकड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी एनवायरमेंट में कुछ भी घटनाएं हो रहे हैं, कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो सिंपली अगर कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना चाहेंगे हम, इट इज द response of organism to the environmental stimuli। एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस, कोई भी स्टिमुली बन रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारा ऑर्गेनिज्म किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है, उसको कहेंगे हम कॉन्शियसनेस। तो ये स्टिमुली क्या है और ये स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस बेटा तीन प्रकार हो सकते हैं। अगर मैं स्टिमुलस का बात करूं, स्टिमुलस कैन बी ऑफ थ्री टाइप। एक आपका है केमिकल, एक है आप केमिकल, दूसरा है बेटा आपका फिजिकल, तीसरा अगर मैं बात करूं दैट इज योर बायोलॉजिकल। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल हो गया, मान लो कोई ड्रग्स हो गया, कोई और कुछ मेडिसिन हो गया, इसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट का, बात करूं प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है उनका ग्रोथ होना, जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ठीक है ना। और एक एग्जांपल है मैं दूं अगर केमिकल का, एक है केमोट्रोपिज्म, एक प्रोसेस होता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनता है, अगर मान लो ये पोलन ग्रेन है तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनता है। ये पोलन ट्यूब बेटा ग्रो करता है टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल में कुछ केमिकल्स बनते हैं और उस केमिकल के तरफ ये ग्रो करता है, उसको कहेंगे हम केमोट्रोपिज्म, मतलब केमिकल के वजह से ये रिस्पॉन्स आया। फिजिकल क्या है? सनलाइट। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको आप फोटोट्रोपिज्म कहते हो, फोटोपीरियडिज्म। ओके, मतलब इधर से लाइट आ रहा है तो प्लांट इस तरफ ग्रो करेगा, मतलब लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर रेज के बारे में बात करते हैं, यूवी रे हो गया, एक्सरे हो गया, ये होता है आपका फिजिकल बेटा। बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल का बात करें तो बायोलॉजिकल अभी बहुत सारे केसेस चल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस, वायरस एक बायोलॉजिकल है, बैक्टीरिया एक बायोलॉजिकल है। देखो वायरस हमें इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई लिख सकता हूँ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब क्या है बेटा आपका बायोलॉजिकल स्टिमुलस है। ओके, अब आता है बेटा, इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस। इज इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? यस बेटा, कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपका कॉन्शियसनेस शो कर सकता है, रेस्पॉन्स कर सकता है। अगर ये नॉन लिविंग को मैं अगर मारूं दो थप्पड़, क्या ये रेस्पॉन्स करेगा? यही बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, क्या मुझे रेस्पॉन्स करेगा? नहीं। अगर ये हमें कुछ करता है, अगर इसके वजह से मुझे कुछ होता है तो मैं इसको तोड़ दूंगा, मतलब इसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स किया। समझ में आ रहा है? सो कॉन्शियसनेस आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट, डज ए पर्सन इन कोमा हैव कॉन्शियसनेस? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कोमा में, क्या उसमें कॉन्शियसनेस है? नहीं होता बेटा।
जो कोमा में है उसका कॉन्शियसनेस नहीं होता है, नो। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है खुद अपने बारे में सोचना। जैसे ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कारण आप पढ़ोगे, मैं इतना पढ़ूंगा तो एक डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा तो वो होगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपने बारे में सोच सकते हो। और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज योर सम क्वेश्चंस ऑन कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस को और अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ फोटो ऐड किया गया है। यहाँ पे एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं मिमोसा पोडिका। अगर हम इसको इंग्लिश में सुनेंगे तो इंग्लिश नाम है इसका टच मी नट। ठीक है, मिमोसा पोडिका जो है बायोलॉजिकल नाम है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको टच करेंगे ऐसे, तो अगर टच करेंगे तो ये फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये लीफ जो है फोल्ड, मतलब ये प्लांट हमारे एनवायरमेंटल जो फिजिकल टच को ये रेस्पॉन्स कर रहा है और फोल्ड कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हाउस फ्लाई उड़ के आ रहा है एक प्लांट के पास। इस प्लांट का नाम है बेटा वेनस फ्लाई ट्रैप। मतलब ये ऐसा प्लांट है, इसके पास यहाँ पे कोई भी आएगा इसको ऐसे पकड़ लेगा, जकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्गेनिज्म इधर आया और ये प्लांट क्या किया, रेस्पॉन्स किया और इसको जकड़ लिया। तो ये जकड़ना भी क्या हुआ, ये जो ऐसे जकड़ रहे हैं, ये जकड़ना भी क्या है, एक तरह से रेस्पॉन्स है। ओके, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये प्लांट है, यहाँ पे लाइट दिखाया जा रहा है तो इसका ग्रोथ इस तरफ हो रहा है, लाइट की तरफ ग्रोथ हो रहा है। तो ये क्या हुआ, फोटो पीरियडिज्म। तो ये आपका रेस्पॉन्स दिखाया लाइट के अगेंस्ट से। ओके, और ये चौथा अगर देखोगे इसमें, ये मंकी अपना इमेज देख रहा है और खुश हो रहा है। तो आप भी जब अपना फोटो देखते हो वहां पे बहुत खुश होते हो, हालांकि चुड़ैल जैसे ही क्यों ना दिखो, है ना। ओके, आगे चलो। सो दीज आर कॉन्शियसनेस प्रोसेस। ओके, एनवायरमेंट के अगेंस्ट ये रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी देखो ये भी टच मी नॉट है, ये भी आपका क्या है, टच मी नॉट है। ओके ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्रॉग, ये वेनस फ्लाई ट्राइब में जा रहा है, तो ये वेनस फ्लाई ट्राइब क्या करेगा, इसको जकड़ लेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका आंसर आ गया, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो, यस। ओके, आगे चलो। ओके, अब आता है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अभी अभी हमने बात किया था। सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद के अंदर हम झांक के देख सकते हैं कि हम क्या है। मान लो हम एग्जाम में फेल हो गए, तो एग्जाम में फेल हो गए तो क्या, क्यों फेल हुआ, क्या करेंगे जो ज्यादा मार्क आएगा, क्या करेंगे जो फेल नहीं होंगे, ये सब चीजें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ओनली ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज एमरजेंस, दैट इज इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब यहाँ पे इमरजेंसी नहीं है बच्चों, इमरजेंस का मतलब है अराइज टू एग्जिस्टेंस। अराइज टू एग्जिस्टेंस क्या मतलब है इसका समझो। अराइज टू एग्जिस्टेंस मतलब एक ऐसा चीज है जो नहीं है, बट किसी चीज का इंट्रैक्शन के वजह से वो बन रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इंट्रैक्शन का, मान लो बहुत सारे सिमिलर टाइप का सेल एक साथ जब आए, इंटरेक्ट किए, तो इससे बना आपका एक टिश्यू। क्या बना बेटा, टिश्यू। तो सेल आपका इंट्रैक्शन किया, सेल का इंट्रैक्शन के वजह से क्या हुआ बेटा, इंट्रैक्शन के वजह से टिश्यू का एराइज हुआ, सेल का इंट्रैक्शन का वजह से टिश्यू हुआ। तो टिश्यू का एराइज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमरजेंस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमरजेंस। और एक बात है बेटा, इंट्रैक्शन, ओके। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बुक है हमारा बोलता है, सेल के पास जो प्रॉपर्टी है, सेल के पास जो प्रॉपर्टी है, टिश्यू के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्यों, देखो वो बोलता है हालांकि ये जो टिश्यू है
वही सेल से बना है और वही सेल का प्रॉपर्टी ही इसके पास नहीं है। ये सच बात है बेटा। जब आपका इंटरेक्शन होता है कुछ चीजों का, हालांकि उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, बट जब वो नया चीज बन जाते हैं उनका फंक्शन प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कनेक्टिव टिश्यू का। एक एग्जांपल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू जो है, एग्जांपल दे दे ब्लड। ब्लड किस चीज से बनता है? बहुत सारे सेल से बनता है, जैसे कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसी सारे सेल को लेकर बनता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्स। अब देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, आरबीसी का अलग फंक्शन है, इंडिविजुअल फंक्शन है इसके पास। आरबीसी का फंक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ओके। प्लेटलेट का काम क्या है? क्लॉटिंग करना, ब्लड का क्लॉटिंग करना में मदद करता है। अगर वहीं पे अगर ब्लड का बात करा जाए, ब्लड का काम होता है बेटा कनेक्ट करना ऑर्गन्स, सेल को सेल के साथ, ऑर्गन्स को ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने का में काम करता है। देखो कनेक्टिव टिश्यू आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से बना है, बट इसका फंक्शन अलग है, कनेक्टिव कनेक्शन में मदद करता है। बट अगर वही सेल्स के बारे में देखेंगे, आरबीसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, डब्ल्यूबीसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्लेटलेट का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? तो जब कुछ सेल्स आपका इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद जब न्यू चीज, न्यू थिंग टिश्यू का एराइज होता है, उस टाइम में सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होते हैं वही प्रॉपर्टी आपका टिश्यू में देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया आपका इमरजेंस। दूसरा बात है बेटा फाइलोजेनी। नेक्स्ट बात है आपका फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। फाइलोजेनी वर्ड जब भी आएगा बच्चों समझ लेना ये इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। अब देखो इमरजेंस में हम फाइलोजेनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इवोल्यूशन के वजह से भी हमारा एराइज हुआ है। जैसे कि मंकी से ह्यूमन का एराइज हुआ है, मंकी से ह्यूमन का इमरजेंस हुआ है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, सबसे पहले बेटा जो लाइफ बिगिन हुआ था वाटर में, और सबसे अगर बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना था वाटर में तो वो था आपका बेटा फिशेस। इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे फिशेस से आपका एम्फीबियंस बने थे, फिशेस से आपका एम्फीबियंस बने थे, फिशेस से आपका इवोल्यूशन हुआ था एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस के इवोल्यूशन हुआ था, रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुआ था। रेप्टाइल्स आपका दो प्रकार का प्राणी में इवॉल्व हो गया था, एक है आपका मामल्स में इवॉल्व हुआ था और इवॉल्व हुआ था बर्ड्स में। तो देखो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। फिश का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एम्फीबियंस के साथ है, एम्फीबियंस का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फिश के साथ भी है, रेप्टाइल के साथ भी है, मामल्स का रेप्टाइल के साथ है, बर्ड्स का रेप्टाइल के साथ है, रेप्टाइल का एम्फीबियन के साथ है, मामल्स के साथ है, बर्ड्स के साथ है। समझ में आ रहा है? सो ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म गाइस। थैंक यू सो मच। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे पास एक टेलीग्राम का चैनल है देश की शिक्षा करके, यहाँ पे आप लोग अगर हमें ज्वाइन करते हो तो आपको नोट्स एंड जो और भी वीडियोज के रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, और आप लोग इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो ताकि आप लोग को बायोलॉजिकली नीट जेईई के लिए प्रिपरेशन के लिए ट्रिक्स, टिप्स, मोटिवेशन एंड आपको वहां पे फैक्ट्स मिलते हैं देखने को। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।